प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुमार पुष्कर सिंह, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, जैन कॉलेज धुर्वा। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेमेस्टर 3 के पेपर C5। दिनकर हमारा विषय रहेंगे। दिनकर होने का अर्थ क्या है, यह आज हम लोग समझेंगे। राष्ट्र कवि के रूप में एक साधारण कृषक परिवार में जन्मे बच्चे ने कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित किया, यह समझने की हमारी चेष्टा होगी। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उन बिरले साहित्यकारों में से एक हैं जिनके साहित्य और व्यक्तित्व में समानता है। कल्पना को जीवन के सभी क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता उनकी खास विशेषता थी। उनके काव्य में देश और समाज के लिए मर मिटने की तमन्ना मिलती है। छायावादोत्तर कवियों में दिनकर का स्थान विशिष्ट है। उनके काव्य में राष्ट्र की युगीन प्रवृत्तियां विशेष रूप से प्रतिबिंबित हुई हैं। आधुनिक काल के कवियों में हिंदी काव्य की राष्ट्रीय धारा का सशक्त प्रतिनिधित्व जिन कवियों ने किया है, उनमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के पश्चात दिनकर ही हैं। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार धार्मिक औदात्य की सीमा से मुखरित हुआ था, और दिनकर की कविता में राष्ट्रीयता का विकास, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक क्रांति सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। दिनकर जब 1 वर्ष के थे तो पिता का स्वर्गवास हो गया। बाल्यकाल बेहद अभाव में बीता। बचपन से ही कविता के प्रति रुचि थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। श्री गोपाल कृष्ण जी से वार्तालाप जो उनका हुआ है, उसमें दिनकर स्वयं कहते हैं, मैं न तो सुख में जन्मा था, न सुख में पलकर बड़ा हुआ हूँ, किंतु मुझे साहित्य में काम करना है, यह विश्वास मेरे भीतर छुटपन से ही पैदा हो गया था। इसलिए ग्रेजुएट होकर जब मैं परिवार के लिए रोटी अर्जित करने में लग गया, तब भी साहित्य की साधना मेरी चलती रही। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स किया, स्कूल में प्रधानाध्यापक हुए, बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग में उपनिदेशक के तौर पर कार्य किया। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हुए। बचपन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति उनकी दिखाई पड़ती है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी रचित पथिक व राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त रचित भारत भारती कृतियों का जबरदस्त प्रभाव था। उस आधार पर उन्होंने कई सर्ग लिखे। उनका सबसे पहला काव्य ग्रंथ 1929 में प्रणभंग के नाम से प्रकाशित हुआ, और दूसरा काव्य संग्रह रेणुका के नाम से। तीसरे काव्य संग्रह हुंकार के प्रकाशित होने के बाद से वे राष्ट्र कवि के रूप में अवतरित होते हैं। राष्ट्रीयता दिनकर की रचनाओं में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए। कुल मिलाकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिनकर की बात अगर की जाए तो राष्ट्र कवि के रूप में जो उनकी ख्याति है, वह रेखांकित करने योग्य है। राष्ट्रीयता का अर्थ किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले जनसमूह की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चेतना के समन्वित रूप। राष्ट्रीयता ऐसी भावना है जो देश की जनता को संगठित रखती है, गुलामी के दिनों में स्वतंत्रता की चेतना फूंकती है, मुक्ति संग्राम में मर मिटने का आह्वान करती है, और कवियों तथा रचनाकारों को राष्ट्र, जाति और धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन जगाने और राष्ट्र पर सर्वस्व समर्पण की भावना भरने वाली रचनाएं लिखने का प्रोत्साहन भी देती है। इस राष्ट्रीयता का प्रारंभ एक भावना के रूप में 19वीं सदी में शुरू हुआ। हिंदी के राष्ट्रीय साहित्य पर पश्चिम का गहरा प्रभाव पड़ा है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य से आशय उन काव्य संग्रहों से है जो इस सदी के उस काल में सामाजिक उत्थान, राजनीतिक जागरण एवं नवनिर्माण की प्रबल चेतना से स्फूर्ति पाकर भारतेंदु साहित्य में प्रस्फुटित होकर द्विवेदी युग में फैला। वैसे तो राष्ट्रीयता का आरंभ सन 1857 के विद्रोह में हो चुका था, किंतु सन 1885 के राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एवं तिलक की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि थपेड़े में वेग पकड़ती हुई गांधी जी के असहयोग आंदोलन के रूप में सुलगते सुलगते वही सन 1942 में विध्वंसक ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी। कविता में द्विवेदी युग के पुरोधा कवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होगी अभी के रूप में उसी भावना का तिक्त प्रकाशन हुआ। गुप्त जी के कथा काव्यों में हमें गांधीवादी राष्ट्रभक्ति का सगुणित स्वरूप ही मिल पाया था कि राष्ट्रीयता की मशाल लेकर जो विद्रोही कवि टोलियां अग्रसर हुई है, उसके प्रतिनिधि माखनलाल चतुर्वेदी
और बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए। स्वतंत्रता की प्रसव पीड़ा से आक्रांत भारत जननी के सपूतों की सारी हलचल, सारी विध्वंसकता एवं मर मिटने की चेतना इन कवियों ने बड़ी निर्भीकता से उनको संभाला भी और उन्हें नेतृत्व दिया। राष्ट्रीयता की भेरी बजाती इनकी रचनाएं कभी हिम किरीटनी के अंतर से रक्त है या है नसों में, रक्त है या है नसों से क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी की आत्म बलिदानी भावना भरती हुई प्रचलित हुई, तो कभी नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयंकरी आंखें खुल जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जैसी महाविध्वंसक उत्तेजना फैलती रही। गुप्त जी के बाद राष्ट्रीय कविता के जिस विद्रोही परंपरा को एक भारतीय आत्मा लेकर आगे बढ़े, दिनकर जी उसी परंपरा की चरम उपलब्धि है। उनके काव्य में विरोधी राष्ट्रीयता के सभी तत्व यथेष्ट मात्रा में मिल जाते हैं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा है कि दिनकर परतंत्र भारत के वास्तविक वैतालिक, दिनकर तदयुगीन राजनीतिक क्रांतिकारियों के संघर्ष प्रोत्साहक एवं गांधी युगीन विद्रोही राष्ट्रीय चेतना के वाहक क्रांतिकारी साहित्य सृष्टा हैं। स्वातंत्र्य, संस्कृति, युगीन चेतना और विश्व मानवता आदि उनकी राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्व हैं। दिनकर की रचनाओं का विशाल महल खड़ा है। इनकी राष्ट्रीयता क्रांति परक रही। दिनकर जी ने भारतीय स्वातंत्र्य के प्रबल समर्थक और पोषक कवि के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराई। जनजागरण के वाहक, विद्रोही और क्रांतिकारी राष्ट्रीय कवि, बिहार और बंगाल के युवकों द्वारा सर्जित विस्फोट वातावरण को उन्होंने समीप से देखा ही नहीं, हृदय से सराहा भी है। इसी परिवेश ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। कवि का आत्मकथन देखिए, राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। इससे प्रकट है कि बिहार की विद्रोही राष्ट्रीय चेतना के अग्निमय वातावरण में उनके कवि व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। स्वभाव से वह भावुक कवि रहा, किंतु संस्कार एवं वातावरण ने उसमें राष्ट्र प्रेम पैदा किया। फिर तो राष्ट्रीयता उनकी आत्मा का प्रधान स्वर बन गया। इस राष्ट्रीयता ने ही दिनकर को उद्दीप्त क्रांतिकारी बना दिया। फिर तो उन्हें अत्यधिक उग्र विचारों का राष्ट्रीय कवि की स्वीकृति दी जाने लगी। उनकी प्रारंभिक रचना तांडव का हाहाकार सुन लिया जाए। उनकी प्रारंभिक रचना तांडव का उदाहरण देखें। गहरे प्रलय प्रमोद गगन में, अंधधूम हो व्याप्त भुवन में, बरसे आग बहे मलयानिल, मचे त्राही जग के आंगन में, फटे अनल पाताल धसे जग, उछल कूदे भूधर, नाचो हे नाचो नटवर। रेणुका का क्रांति स्वर वीर भगत सिंह के उपासक युवकों के श्रद्धा भाव का पूरक है। हुंकार में यह स्वर बेहद आक्रामक हो उठता है। कवि आत्मसंतुलन खोकर नाश और विध्वंस के कट्टर आवाहक के स्वर में चीख उठता है। नहीं जीते जो सकता देख, विश्व में झुका तुम्हारा भाल, वेदना मधु का भी करपान, आज उगलूंगा गरल कराल। हिमालय और कस्मे देवाय में क्रांति की सही लालिमा भूषण की रंगीनी और लेनिन के दिल में चिंगारी की तरफ फूट पड़ती है। कभी चीख चीख कर जगाता है। युग मर्दित यौवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। क्रांति की आराधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं दिनकर यहाँ। दिनकर के काव्यों में राष्ट्र के प्रति गौरव गान के साथ राजनीतिक तथा सामाजिक क्रांति के जो प्रखर स्वर गूंजते थे, उसने असंख्य युवकों के हृदयों को स्फूर्ति से भर दिया था। काव्य के प्रारंभ में कवि कविता को क्रांति वाहिका के रूप में ग्रहण करता है। उन्होंने क्रांति कुमारी की अर्चना उग्रतावादी स्वरों द्वारा की है। उनकी प्रथम कृति रेणुका के द्वारा समाज में क्रांति का बीजारोपण हो चुका है। वे पराधीन देश की आत्मा में छिपी चिंगारी के बारे में कहते हैं, अबुधि अस्तल बीच भी यह सुलग रही है कौन आग। रेणुका के मंगल आह्वान के प्रारंभिक काव्य में भी वह श्रृंगी फूंक कर सोए प्राणों को जगाना चाहते हैं। दो आदेश फूंक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण, गत विभूति भावी की आशा, ले युग धर्म पुकार उठे, सिंहों की घन अंध गुहा में, जागृत की हुंकार उठे। कवि ऐसे स्वरों को गाना चाहता है जिससे सारी सृष्टि सिहर उठे। उन्होंने देश में व्याप्त अत्याचार, आडंबर और अहंकार को दूर करने के लिए शंकर के तांडव और ध्वंस की कामना करता है। सुनु श्रृंगी निर्घोष पुरातन, उठे सृष्टि हत में नव स्पंदन, विस्फारित लख काल नेत्र फिर, कांपे त्रस्त अतनु मन ही मन, स्वर स्वर भर संसार,
ध्वनित हो नगपति का कैलाश शिखर, नाचो हे नाचो नटवर। कसमे देवाय काव्य के द्वारा समाज में व्याप्त शोषण और अत्याचार को भस्म करने वाले ज्वाला को सुलगाना चाहते हैं। क्रांतिधात्री कविते जागे उठ आडंबर में आग लगा दें, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दें। मजदूर और कृषकों की समस्या का समाधान कवि साम्यवाद की स्थापना और क्रांति में ही ढूंढता है। क्रांति स्वयं दिगंबरा और विपथगा बनकर कवि की राष्ट्रीयता में रूपायित होती है। वह क्रांति कुमारी को जगाता है। उठ भूषण की भाव तरंगिनी, लेनिन के दल की चिंगारी, युग मर्दित यौवन की ज्वाला, जाग जागरी क्रांति कुमारी। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए देश में क्रांतिकारी दल जिस प्रकार की कार्रवाई में संलग्न था, कवि उसका समर्थन करता है। उसे हिंसात्मक क्रांति में श्रद्धा है। दिनकर की बलवती क्रांति भावना पर बंगाल बिहार के क्रांतिकारी षड्यंत्रों एवं बम विस्फोटों का सहारा लेने वाले क्रांतिकारियों का प्रभाव है, और यह प्रभाव इतना गहरा है कि गांधी जी की श्रद्धा भावना से भी उसकी उग्रता में कहीं व्याघात नहीं आ पाया। वह हिमालय में युद्ध और विध्वंस का आह्वान करते हुए गांधी की शांति नीति की जगह प्रखर, उग्र और रक्तिम क्रांति को महत्ता देते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। इसमें अर्जुन भीम तत्कालीन उग्र युवाओं के प्रतीक हैं। कवि त्याग तप को छोड़कर ऐसे ही युवकों का आह्वान करते हुए कहता है, नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। दिनकर के उदग्र स्वर पर सन 1942 के जन विद्रोह एवं आजाद हिंद फौज की मुक्ति अभियान का भी गहरा रंग है। भारत छोड़ो की घोषणा और जयप्रकाश जी के क्रांतिकारी, ओजस्वी एवं कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व की जीवित अनुभूति है। जयप्रकाश कवि के लिए भी क्रांति की आत्म बलिदानी भावना का प्रतीक रहा है। सिर पर कफन बांधकर सर्वस्व होम कर देने वाले राष्ट्र कवि भक्ति का वाचक रहे हैं। युवा क्रांति के उस उद्घाटक पुरुष के प्रति कवि की भावनांजलि देखिए। जय हो भारत के नए खड्ग, जय तरुण के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। हे जय प्रकाश, वह जो न कभी सीमित रह सकता घेरे में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में। क्रांतिकारी कवि दिनकर के पौरुष और रोष आक्रोश पर सन 1962 के चीनी आक्रमण ने नया पानी चढ़ा दिया। फिर तो क्रांति का ज्वालामुखी अब तक रेणुका और हुंकार की रचनाओं स्वर्गदहन, आलोक धनवा, दिगंबरी, अनल किरीट और विपथगा में धधक रहा था। पराजित मनस्थिति की बेला में वही क्रांति कवि कंठ से स्वातंत्र रक्षण के लिए चिंतकों, ऋषियों और योगियों तक सारे भारत को रण की ओर ले जाने का आह्वान करता है। उसकी दृष्टि ने नए भारत का भाग्य पुरुष परशुराम के स्वदेश रक्षक शौर्य दीप्त स्वरूप के आवरण को कवि देख रहा है। उस अवतारी पुरुष के रूप में है एक हाथ में परशु, एक में कुश है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। जनता जगी हुई है। कविता में मुक्ति की बाजी जीतने के लिए कवि को मरण के दांव पर लगाने को ललकार करते हुए कवि कहते हैं, खेल मरण का खेल, मुक्ति की यह पहली बाजी है। सिर पर उठा वज्र, आंखों पर से हरि का अभिशाप, अग्नि स्नान के बिना धुलेगा नहीं राष्ट्र का पाप। अर्थात दिनकर की राष्ट्रीयता आरंभ से ही क्रांति गर्भित रही, जिसमें पराक्रम, ओज एवं विस्फोट प्रलय की अग्नि सतत सुलगती रही है। क्रांति उसका अभिष्ट उपकरण है। इसके लिए क्रांति साध्य नहीं, साधन है। साध्य तो है स्वतंत्रता, देश की सुख, शांति और समृद्धि। क्रांति ही इनको संभव बनाती है। इसी क्रांति गर्जन के माध्यम से कवि राजनीतिक स्वातंत्र की प्राप्ति चाहता है और आजादी के बाद सच्चे स्वातंत्र सुख के अभाव को देखकर पुनः आक्रामक स्वरूप लेकर आता है। दिनकर का क्रांति स्वर नारेबाजी नहीं, क्रियाशीलता और कर्मठता का भी पर्याय रहा है। इसके बाद अगली कक्षा में हिस्से पर और चर्चा करेंगे, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, दिनकर की बात और होगी। अच्छा में
अगली कक्षा में। हिस्से पर और चर्चा करेंगे, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। दिनकर की बात और होगी अगली कक्षा में। और होगी अगली कक्षा में। और होगी अगली कक्षा में। हिस्से पर और चर्चा करेंगे, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। दिनकर की बात और होगी अगली कक्षा में। कि हिस्से पर और चर्चा करेंगे, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। दिनकर की बात और होगी अगली कक्षा में।